दोस्तों जब भी मल्टी बैगर स्टॉक्स की बातें होती हैं तो कभी न कभी ये इंसिडेंट हमारे साथ जरूर से जरूर होता है। शेयर मार्केट में जब भी कोई स्टॉक 200, 300, 400, 500% भाग चुका होता है तब हमें उसके बारे में पता चलता है और हम ये सोचते हैं कि यार इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन वही स्टॉक फिर से अगर 50% गिर जाए तो हम बाई करने से उसमें डरते हैं। तो सच तो ये है कि मल्टी बैगर्स तब दिखते नहीं जबकि वो ऊपर जा रहे होते हैं। ऊपर जाने के बाद ऊंचाई से तो हर कुछ किसी को दिखते हैं। ऐसे में मल्टी बैगर कैसे पकड़ते हैं, किन बातों का मुझे ध्यान रखना होता है, सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको बिगिनिंग में मैं दिखाना चाहूँगा ये पर्टिकुलर स्टॉक माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर की कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हमें यूएस स्टॉक्स क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझाया जा सके कि जो मल्टी बैगर बन रहे होते हैं तो वो हमें दिखते नहीं हैं। आगे मैं जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको बातें वहां से क्लियरली समझ में आएंगी कि बनते हुए को कैसे हमें पकड़ना है, ना कि ऑलरेडी बन चुके को। अब यहाँ पे माइक्रॉन पिछले महज 5 दिनों में ही करीब 26% के ऊपर जा चुका है। वहीं पे अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में करीब 80% और पिछले 6 महीने में ही ये ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है 284% के आसपास। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहली बात तो उसे माइक्रोन टेक्नोलॉजी करती क्या है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और उसका जो यहाँ पे अब रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है उसको समझना पड़ेगा एंड इसके साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में कितना एलोकेट करना है उसको समझना पड़ेगा। अब ऐसे पॉइंट पे कोई आ गया तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे पहचाने। देखिए, उसके पहले मैं अपनी पोर्टफोलियो में जो पर्टिकुलर स्टॉक है जेके टायर आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जेके टायर में एवरेज बाइंग 83 रुपये के आसपास है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे करीब 396% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किन बातों का मैंने ध्यान रखा होगा इसमें इन्वेस्टमेंट करते समय, इनफैक्ट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे हम समझते हैं और ये देखते हैं कि मल्टी बैगर स्टोरी एक्चुअली कहाँ पे मिलती है। अब यही स्टॉक मान लीजिए फॉर एग्जांपल जेके टायर ही कोई 50 रुपये पे बाई करता है, वो 500 रुपये पे जाता है, उसे 10 गुना का प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर मान लीजिए वही स्टॉक 500 रुपये से गिरकर 250 रुपये पे आ जाता है तो अब क्या वो इन्वेस्टर इसके बारे में नेगेटिव हो जाएगा? उसने जब 50 रुपये पे था तो कुछ ना कुछ एनालिसिस की थी, उसको ये समझ में आ रहा था कि टायर का बिजनेस चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए चाहे इवन फ्लाइंग कार्स आ जाए कहीं ना कहीं से रहेंगे। उसने उस पर्टिकुलर मार्केट को स्टडी किया था कि ऑलरेडी वहाँ पर जायंट कंपनियाँ जैसे कि सीएट टायर या एमआरएफ टायर्स या बालाकृष्ण टायर्स, ये सब बीकेटी टायर्स वगैरह जो भी हैं ये सब ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। इनके साथ जेके टायर किस तरह का ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो करीब 2020 के आसपास का ये एवरेज निकल के आ रहा है, यानी कि जब 2020 में गिरावट हुई थी उसके बाद कुछ समय तक इसमें बाइंग की गई थी जिसकी वजह से 83 रुपये के आसपास एवरेज बाइंग प्राइस निकल के आई। अब आप ध्यान देंगे तो फरवरी 2024 में करीब 553 रुपये के आसपास ये शेयर प्राइस था। अब 80 रुपये से 553 सीधे सीधे 6-7 गुना यहाँ पे मल्टी बैगर होता है। अब देखिए, इसके पहले सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, इसमें इन्वेस्टमेंट कब किया गया? जब ये ऑल टाइम हाई से 182 रुपये से सीधे आ चुका था करीब 40 रुपये पर। तो 182 रुपये से 40 रुपये ये जो स्टॉक गिरा, राइट, तो क्या ऐसे इसमें दिखा इन्वेस्टर को कि उसने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया? क्या इसमें मल्टी बैगर स्टोरी दिखी? उसको समझने के लिए हमें देखना होता है बिजनेस, उसको समझने के लिए हमें देखना होता है फंडामेंटल। तो यहाँ पे जो जेके टायर है, राइट, वो टायर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अगर मुझे मान लीजिए फॉर एग्जांपल
फिल्मिंग इंडस्ट्री को एनालाइज करना होता है लेट 1980s में, और मैं वहाँ पे कोडैक की बातें करने लगा था कि अगले 20-25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे ये लगता है कि ऑलमोस्ट हर दूसरी फिल्म जो है कोडैक ही मैन्युफैक्चर कर रही है, ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा कैमरा कोडैक ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन 1990s आते आते डिजिटल कैमराज आए, और 2005 के बाद 2012-15 तक ऑलमोस्ट कोडैक ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आ चुके थे, स्मार्टफोन्स आ चुके थे। तो ऐसे में जब हम बिज़नेस को एनालाइज करते हैं तो आज कल 21 दिन के बाद की नहीं, हमें कम से कम 15-20 साल तक का ओवरऑल सोचना होता है, समझना होता है कि बिज़नेस में कहाँ तक ग्रोथ आ सकती है एंड क्या बिज़नेस सस्टेन कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे टायर बिज़नेस जब मैं एनालाइज कर रहा था 2020 में, तो ऑब्वियसली मुझे समझने में यह आ रहा था कि चाहे किसी भी तरह की कार्स आ जाए, चाहे फ्लाइंग कार्स ही क्यों ना आ जाए, वो उड़ेगी और उतरेगी तो धरती पर ही, चलेगी धरती पर ही। तो कहने का मतलब उसको चलाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, टायर की ज़रूरत हमेशा के लिए रहेगी और रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सोचना होता है और इस तरह से हमें समझना होता है कि बिज़नेस को कैसे एनालाइज करना है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, टायर मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्लेयर है, साथ ही साथ रेडियल टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द पायनियर्स है। पहली कंपनी है भारत में विथ ओई फिटमेंट ऑफ ट्यूबलेस पैसेंजर रेडियल्स। पहली कंपनी है टू लॉन्च द हाई परफॉर्मेंस HV&Z रेटेड पैसेंजर रेडियल टायर्स। अब ये रेडियल टायर्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रेडियल टायर्स क्या होते हैं मैं आपको समझाने लगूंगा तो घंटों बीत जाएंगे। मैंने बहुत स्टडीज़ किए हैं कि रेडियल टायर्स क्या होते हैं एंड इसके साथ ही साथ ओवरऑल टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, राइट, आपको समझनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें हैं क्या, किसी और कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी है या नहीं, क्या इसके पास ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये सब चीज़ें आपको समझना होता है जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं आगे के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ ग्लोबली अगर देखें तो 19वें नंबर पर रैंक करती है अमॉन्ग्स द टायर प्लेयर्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें देखा मैंने उस समय, हालांकि उस समय 19th रैंक नहीं कर रही थी, बट कहीं ना कहीं से मुझे दिख रहा था कि बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप था, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स देखें जेके टायर के, तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 16% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का, डिविडेंड यील्ड 0.73% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1 से कम है, 0.81 के आसपास है। जनरली ऑटो कंपनियों के पास, ऑटो एंसिलरी कंपनी हो, खासतौर पे ओईएम अगर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बस मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रक मैन्युफैक्चर कर रही है, उनके पास जनरली 1 से ज़्यादा डेट टू इक्विटी हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे डेट टू इक्विटी 1 से कम है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 7% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 13 का है, पीजी रेशियो मात्र 0.31 का है। तो अगर किसी को बिजनेस एनालाइज करने के साथ ही साथ फंडामेंटल्स एनालाइज नहीं करना आता है तो मात्र ये जो पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए, राइट, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ग्राहम नंबर देखना होता है हमें वैल्यूएशन जज करने के लिए। तो ग्राहम नंबर से बेसिकली हमें पता चलता है कि प्राइस के अगेंस्ट जो है जो ग्राहम नंबर दिख रहा है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, इससे हमें वैल्यूएशन पता चलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें समझ में आती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बातें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। देखिए अब 2015 में 7,300 करोड़ का सेल्स था, 330 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2016 में क्या हुआ, 6,890 करोड़ का यहाँ पे सेल्स, 467 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2017 में 7,600 करोड़ का सेल्स एंड 381 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2018 में करीब 8,200 करोड़ का नेट सेल्स एंड 63 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। 2019 में करीब करीब 10,300 करोड़ का नेट सेल्स एंड 171 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। 2020 में 8,700 करोड़ का सेल्स, 141 करोड़ का प्रॉफिट। 2021 में अब देखिए कोविड आया, लेकिन कोविड के बावजूद जैसे जैसे गाड़ियों की सेल्स ने पिकअप किया, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ, लोगों के दो बातों की ज़रूरत पड़ी। एक तो लोगों को घर की अहमियत पता चली, दूसरी लोगों को अपने पर्सनल कार की अहमियत पता चली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद, सब कुछ बंद, और लोगों को दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी उस समय पे, कार, और खुद की कार हो तो वो कहीं भी ड्राइव कर सकते थे। हालांकि लॉकडाउन्स लगे हुए थे बट स्टिल वो कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज करके ट्रैवल कर सकते थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नेसेसिटीज़ जब बढ़ती हैं किसी चीज़ों की तो वहाँ पे सेल्स भी बढ़ती है। तो यहाँ पे टायर्स की डिमांड बढ़ी
जिसकी वजह से सेल्स एकदम बूस्ट हुआ और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कंपैरेटिवली 2022-23 में प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुकी है एंड करीब 790 करोड़ 80 करोड़ इनफैक्ट के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का। तो हमेशा ध्यान दीजिए सेल्स एंड प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोडैक की ही बात कर लें तो कोडैक 1970s 1980s में वन ऑफ द लीडर्स थी। 90s में पहली बार कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला और जैसे जैसे डिजिटल कैमरा आते गए राइट, उसकी सेल्स डिग्रेड होती गई, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिग्रेड होती गई। 2012 आते आते उसे बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। तो घटता हुआ सेल्स और घटता हुआ प्रॉफिट ये आपके प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, ये एग्जिट के लिए होता है इन्वेस्टर्स के, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखना होता है। प्रमोटर्स करीब करीब 56% के आसपास थे जून 2023 में, 33% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। सितंबर 2023 में 56% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, 32% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 12% के आसपास FIs एंड DIs थे। दिसंबर 2023 में 53% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, 28% के आसपास यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 18% के आसपास FIs एंड DIs थे। अब देखिए धीरे धीरे FIs एंड DIs इसमें बढ़ने लगे, धीरे धीरे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होने लगी। तो जो प्राइसेस गिरने लगते हैं तो ऑब्वियसली बात है, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कोई शेयर 50 रुपये से 500 चला जाता है तो हमें लगता है कि उसके पीछे भागना है, और वही शेयर 500 रुपये से 250 पे आ जाता है तो फिर वहाँ से हमें निकलने की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको काफ़ी कुछ सिखाती है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे 2026 में देखिए तो 51% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 22% मात्र 22% बची है पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 26-27% के आसपास हो चुके हैं FIs एंड DIs। तो क्या प्राइसेस नहीं गिरे हैं रिसेंटली? आप देख के बताइए कि हाँ ऑल टाइम हाई रिसेंट कितना गया था और करंट जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कितने % की गिरावट है यहाँ पे। तो आपको ध्यान होगा कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब रिसेंट हाई से 60-65% से ज़्यादा गिरी हुई थी स्टॉक। तो क्या इसके फंडामेंटल्स वीक हो गए थे, क्या था, ये एनालाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस हमें दिखता है लेकिन प्राइस के पीछे फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हमें कहीं नहीं दिखाए जाते हैं, वो हमें खुद देखने पड़ते हैं और ये समझना पड़ता है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो प्राइस पर जस्टिफाइड हो रहा है या नहीं। सो इसलिए सिर्फ जब प्राइस गिरता है तो स्टॉक अट्रैक्टिव तो हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें फंडामेंटल्स देखना होता है, हमें बिजनेस को एनालाइज करना होता है, हमें ओवरऑल इंडस्ट्री को एनालाइज करना होता है एंड वैल्यूएशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जब सब लोग नेगेटिव हो तो आप बिजनेस पर ध्यान दीजिए, कंपनी की वैल्यूएशंस पर ध्यान दीजिए और बिजनेस की लॉन्जेविटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब गिरावट होती है, जब अनसर्टेनिटी होती है तो अक्सर वही फेज होता है जबकि कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनने की राह पर होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और हाँ आपके पोर्टफोलियो में कोई मल्टीबैगर एज सच है तो वो भी कमेंट करिए ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।